नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जितनी भी एहतसाब के नाम पे मुहिम जोई की गई वो क़ियास आराइयों और अखबारी बयानात पे मबनी थी। इसी की एक झलक नारोवाल स्पोर्ट सिटी का रेफरेंस भी है, जो एक गुमनाम अखबार के तराशे के ऊपर शुरू किया गया, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बॉर्डर से 800 मीटर के फासले पे एक स्पोर्ट्स के मंसूबे पे 6 अरब रुपया ज़ाय कर दिया गया है, जबकि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का फासला बॉर्डर से लाहौर के डिफेंस सोसाइटी के फ़ेज़ 8 से दुगना है। और जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मंसूबा हुकूमत के मुताबिक बनाया गया, उस पे सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक सिर्फ 2.5 अरब रुपया खर्च किया गया है। तो 2.5 अरब रुपए के मंसूबे को 6 अरब का दिखा के और बॉर्डर से 12 किलोमीटर के फासले को 800 मीटर का फासला बना के एक नैब का रेफरेंस शुरू हुआ, और जब बिल आखिर वो अदालत में फाइल हुआ तो उसमें ना 800 मीटर रह गए, ना 6 अरब रह गए, ना 1 रुपए की माली बदउनवानी रह गई। सिर्फ उसमें ये इल्ज़ाम रह गया कि सूबे को मुकम्मल करने के लिए ज़ोर क्यों लगाया है, इसे पुश क्यों किया है। तो पाकिस्तान में आज जितने भी मंसूबे हमारे दौर में मुकम्मल हुए, उन सब के लिए हमने ज़ोर लगाया। सिर्फ नारोवाल स्पोर्ट सिटी को मुकम्मल करने के लिए ज़ोर नहीं लगाया, सी पैक के तमाम मंसूबों पर ज़ोर लगाया, मोटरवेज़ के लिए ज़ोर लगाया, मुल्क की तरक्की के लिए ज़ोर लगाया, तभी जाके ये मंसूबे मुकम्मल हुए। हम कुर्सियों में बैठ के दफ्तरों के मज़े नहीं लेते रहे, हमने मंसूबों को पीछा करके मुकम्मल करवाया है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मुस्लिम लीग नून के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये बोगस रेफरेंस सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी किरदार कुशी की जाए, हमें अदालती प्रोसेस के अंदर झोंक के हमारा वक्त ज़ाया किया जाए। लेकिन इसमें रियासत के करोड़ों रुपए ज़ाया हो रहे हैं, अदालतों का वक्त ज़ाया हो रहा है। ये एक झूठ पे मबनी, क़ियास आराइयों पे मबनी किरदार कुशी है। मैं एक बार फिर इसकी मिसाल दोबारा दूंगा, मैं हर दफ़ा दोहराता रहूँगा कि 2 साल पहले वज़ीर मवासलात ने मुझ पे 70 अरब रुपया मुल्तान सखर मोटरवे का इल्ज़ाम लगाया कमीशन किकबैक लेने का। इस जाहिल वज़ीर को ये नहीं मालूम कि सी पैक मंसूबों की चीन की हुकूमत ने बराह रास्त फंडिंग की है। सी पैक मंसूबे जो चीन की मदद से बने हैं, उसका 1 रुपया पाकिस्तानी फ़ंड में या बजट में नहीं आया, वो चीन की हुकूमत ने बराह रास्त कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है। तो ये वज़ीर वाज़े करें कि अगर मुझ पे 70 अरब रुपए का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या ये चीन की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये वो शर्मनाक बयानात हैं जिनकी वजह से आज सी पैक भी दुनिया में मुतनाज़ा हुआ है और सी पैक रुक चुका है। आज सी पैक के ज़रिए 9 इकनॉमिक जोन्स में तकरीबन 40 अरब डॉलर की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो 9 इकनॉमिक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हुआ। तो मुल्क को इस नालायक और नाअहल हुकूमत के हाथों जो नुकसान पहुंच रहा है वो नाकाबिले बयान है। सी पैक जो हमारे लिए एक सदी का तोहफ़ा था, चीन की हुकूमत का एक बेहतरीन तोहफ़ा था, हम उसका भी फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सक रहे कि चीन की हुकूमत हमें मदद करना चाहती है, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने वो मुआशी ढांचा ही गिरा दिया है, ढा दिया है, जिसके ऊपर सी पैक की इमारत खड़ी होनी थी। तो जब आपकी मईशत की बुनियाद गिर जाती है, जब आपकी ग्रोथ रेट ख़त्म हो जाती है, जब आपके यहाँ
इन्फ्लेशन बेकाबू कर दी जाती है, जब आपका माली खसारा बेकाबू कर दिया जाता है, जब आपका एक्सचेंज रेट बेकाबू हो जाता है, तो दुनिया का कोई सरमायाकार वहाँ पे सरमायाकारी नहीं कर सकता। तो CPEC के लिए जिस मुआशी ढांचे या प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, हुकूमत ने उसे तबाह कर दिया है। तरक्याती बजट का हुजम निसफ कर दिया है। लिहाजा निसफ तरक्याती बजट के अंदर आप $8 अरब का ML1 का मंसूबा शुरू नहीं कर सकते, उसके लिए बजट फराम नहीं कर सकते। आज मगरबी रूट अभी तक अधूरा है, जिसने दिसंबर 2018 तक मुकम्मल होना था। इसी तरह दीगर CPEC के मंसूबे जिन्होंने दिसंबर 2018 तक मुकम्मल होना था, इस हुकूमत से मुकम्मल नहीं हो पा रहे। ML1 पे 2018-19 में काम शुरू हो जाना था। हमारे दौर में ML1 मंसूबे के तमाम फिजिबिलिटीज़ और उसके डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस मुकम्मल हो चुके थे। फाइनेंसिंग एग्रीमेंट करके उस पर काम शुरू करना था, लेकिन 2.5 साल हो गए हैं, ये सिर्फ बयानात की हद तक खड़े हैं। इसी तरह मैं ये बात आज उजागर करना चाहता हूँ, इस हुकूमत ने पाकिस्तान की हायर एजुकेशन को तबाह कर दिया है। पेशावर यूनिवर्सिटी दिवालिया हो गई है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दिवालिया हो गई है, सिंध यूनिवर्सिटी दिवालिया हो गई है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ बदतरीन माली बहरान का शिकार हैं, चूँकि हायर एजुकेशन का बजट इस हुकूमत ने काट दिया है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन को 10 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट दी जाए, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करे और यूनिवर्सिटीज़ के माली खसारे को काबू में लाने के लिए उनकी इमदाद कर सके। आज पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां अपनी फ़ीसें दुगनी कर रही हैं, क्योंकि उनको हुकूमत की तरफ से माली मदद नहीं मिल रही, जिससे गरीब तलबा और तालबात के लिए नामुमकिन हो रहा है कि वो तालीम जारी रख सकें। तो मैं इस हुकूमत की जो एंटी डेवलपमेंट, एंटी एजुकेशन और एंटी यूथ, तरक्की दुश्मन, तालीम दुश्मन और नौजवान दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, उनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है पार्क दूरी रखने का फैसला तो हमने कर दिया, लेकिन अब इस्लामाबाद क्लब को जो है दूरी रखने का क्या ज़्यादा साथ की तालीम के क्या 11% जमातों ने अपने सेनेट इलेक्शन के हवाले से फैसला कर लिया कि इत्तेफाक राय के साथ ही अपने उम्मीदवार को सेनेट इलेक्शन। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान है उसे इस हुकूमत ने बदतरीन डेट ट्रैप में धकेल दिया है। ये हुकूमत और इमरान नियाज़ी साहब जो हमारे दौर में लोगों को गिन के बताया करते थे, कर्ज़े ले लिए, कर्ज़े ले लिए, कर्ज़े ले लिए। हमने 5 सालों में 10,000 अरब का कर्ज़ा लिया था, लेकिन उस 10,000 अरब के कर्ज़े के एवज़ 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे बनाए, 2,000 किलोमीटर मोटरवे बनाई और CPEC को चलाया। इन्होंने 2.5 सालों में 11,000 अरब से ज़्यादा कर्ज़ा ले लिया है, यानी कि हमारे 5 सालों के कर्ज़ों से ज़्यादा कर्ज़ा ये 2 से 2.5 साल में ले चुके हैं। लेकिन इस कर्ज़े के एवज़ जो 11,000 अरब इन्होंने लिया है, पूरे मुल्क में कहीं एक ईंट नहीं लगी। ये सारे का सारा कर्ज़ा खसारा पूरा करने के लिए लगाया गया है, और ये कर्ज़ा पाकिस्तान को गिरवी रख रहा है। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि F9 पार्क गिरवी है, इस्लामाबाद क्लब गिरवी है। इमरान खान साहब अपने 300 कनाल का महल क्यों नहीं गिरवी रखते? अगर उनके अंदर इतना कौम का दर्द है, तो ये कौमी प्रॉपर्टीज़ गिरवी रखने की बजाय अपने 300 कनाल के मकान को पेश करें कि इसके ऊपर कर्ज़ा लिया जाए। लेकिन ये बात अब साबित हो गई है कि इमरान खान की सारी सियासत झूठ पे मबनी थी, झूठे वादों पे मबनी थी, फरेब पे मबनी थी, और इनके पास कोई हुक्मरानी का ना तजुर्बा था, ना प्लान था, ना विजन था। ये दिन ब दिन पाकिस्तान को डुबो रहे हैं।
اور اسی لیے پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو گھر بھیجنا ملک بچانے کے لیے ضروری ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں ہم اس لیے حصہ لیں گے کہ اگر ہم نے سینٹ کو کھلا چھوڑا تو حکومت 2/3 اکثریت وہاں پہ لا سکتی ہے، اور اس 2/3 اکثریت سے یہ دوبارہ آئین کا حلیہ بدلنے کا آغاز کر سکتے ہیں، 58(2) واپس لا سکتے ہیں، یہ 18ویں ترمیم کو ریورس کر سکتے ہیں، یہ ملک کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جس کے اوپر ملک میں کنسنسس ہے کہ پاکستان کا آئین وفاقی پارلیمانی طرز حکومت پر رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے، چونکہ پی ڈی ایم کا مرکزی نقطہ آئین کی حفاظت ہے، ہم سینٹ میں حصہ لیں گے تاکہ ان کو 2/3 اکثریت سے روکا جا سکے۔ صرف 4 مہینے ہو گئے پی ڈی ایم کے قیام کو، تو اب تک کی مین اچیومنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جب سے بنا ہے، ہمارا جو رابطہ عوام مہم شروع ہوئی تھی، پہلا مرحلہ تھا جس کا مقصد رائے عامہ کو ہموار کرنا تھا، اور ہم اس پبلک موبلائزیشن میں بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے وزیر اعظم کی بادحواسیاں، ان کے وزراء کی بادحواسیاں، اور اس رائے عامہ کا دباؤ آج پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے اور ایم پی اے کے اوپر ہے۔ وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے مہنگائی کا سوال کرتے ہیں، لوگ ان سے بجلی اور گیس کے بلوں کا سوال کرتے ہیں، لوگ ان سے کرپشن کا سوال کرتے ہیں، لوگ ان سے بے روزگاری کا سوال کرتے ہیں، اور آج پی ٹی آئی کی صفوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ان کے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے بھی وہی بات کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم بات کر رہی ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی اتنی کرپشن نہیں دیکھی، ہم نے کبھی زندگی میں اتنی بری گورننس نہیں دیکھی۔ آج پنجاب کی گورننس کے اوپر اپوزیشن سے زیادہ خود پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس پبلک پریشر کا نتیجہ ہیں کہ جو ہماری مہم چلی ہے رابطہ عوام کی اور چل رہی ہے، اور اس کے بعد جب فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگی تو پھر یہ جو ریت کا محل کھڑا ہے یہ خس و خاشاک کی طرح انشاءاللہ اس لانگ مارچ کے سامنے بہ جائے گا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں، ان 2.5 میگا اسکینڈل ثبوتوں کے ساتھ کون کون سے آپ کے پاس ہیں، اور کیا وہ آپ نے متعلقہ اداروں میں شکایت کی؟ جی، اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے، جو دیانتداری کا لیبل لگا کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹ رہی ہے۔ ان کا ہر وزیر بدترین کرپشن میں ملوث ہے، چاہے وہ چینی کا سکینڈل ہے، چاہے وہ آٹے کا سکینڈل ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کا سکینڈل ہے، چاہے وہ دوائیوں کا سکینڈل ہے، چاہے وہ بی آر ٹی کا سکینڈل ہے، چاہے وہ یوٹیلیٹی کارپوریشن کا سکینڈل ہے۔ اس حکومت کے ہر شعبے میں ہر وزیر دونوں ہاتھوں سے کلمہ دیانتداری کا پڑھ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور نیچے کی سطح پہ تھانے میں، کچہری میں جتنی کرپشن آج ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ لیکن نیب جہاں پی ٹی آئی کا بات آتی ہے وہاں اندھا ہے، نیب صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور وہ آنکھ اپوزیشن کی ہے، دوسری آنکھ جو حکومت کی ہے اس کے اوپر نیب نے کالی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ سو نیب ایک ون آئیڈ باڈی ہے جس کی ایک آنکھ بند ہے، ایک آنکھ کھلی ہے، اور جب نیب کے چیئرمین یہ فرماتے ہیں کہ نیب سیاست سے بالا تر ہے تو مجھے وہ ایک ٹی وی کے پروگرام کا ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے، عجب کہہ رہے ہو بھائی۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔